जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक्ट्स के बारे में जो ब्रिटिशर्स ने लाए इंडिया में कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। और शुरू करते हैं। सभी को फिर से जय हिंद है। एक बार शुरू करते हैं। एक्ट पास बिफोर द फॉर्मुलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक भारत को कंट्रोल करने के लिए समय समय पर कानून लाए गए। ये बहुत सारे बच्चों का और एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स का ये सवाल रहता है कि सर कौन सा एक्ट में क्या है, मेजर उसमें क्या प्रोविजंस था। तो इसलिए हम लोगों ने ये एक सेपरेट वीडियो सिर्फ एक्ट के लिए बनाया है, ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें क्या था भाई? ये था was enacted as the first step to regulate the working of ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्किंग पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें एक कॉलेजिएट गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन बंगाल कंसिस्टिंग, एक गवर्नमेंट ऐसे फॉर्म की गई। कॉलेजिएट का मतलब उसमें गवर्नमेंट में एक गवर्नर होगा, उसके साथ उसकी एक और बॉडी होगी जो उसकी मदद करेगी, है ना। तो एक कॉलेजिएट गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन बंगाल कंसिस्टिंग ऑफ द गवर्नर जनरल। एक गवर्नर जनरल होगा जिसमें ताकत किस किस चीज की होगी? सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, है ना। सिविल मामले जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड हो गए, घर के मामले हो गए, है ना, घरेलू मामले हो गए, डोमेस्टिक मामले हो गए, उनके बारे में सिविल और मिलिट्री पावर गवर्नर जनरल में रखी जाएगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया बंगाल में, जिसमें चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस होंगे। ये दो मेन प्रोविजंस थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। आइए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? दिस एक्ट वाज अ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी अफेयर। कंपनी अफेयर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का और कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया भैया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एस्टैब्लिश्ड टू कंट्रोल द सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी के सिविल मामले, मिलिट्री मामले और रेवेन्यू से जुड़े हुए मामलों पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? कंट्रोल करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर सीधा कब्जा किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और किस पर कंट्रोल कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ठीक है ना। द कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज वाज नो मोर empowered टू रिवोक और सस्पेंड द रेजोल्यूशन ऑफ द डायरेक्टर्स अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा अप्रूव जो भी डायरेक्टर अप्रूव्ड बाय द, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो डायरेक्टर्स थे उनके द्वारा कोई भी रिजोल्यूशन यानी कोई भी मामले ऐसे को कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज जुड़े थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो डिनाई नहीं कर पाएंगे। उन पे कंट्रोल सीधा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन किसके अंडर में है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में है। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको सीधा कंपनी को कंट्रोल कर रही है। अच्छा, फिर है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। उसके बाद ये तो मेन प्रोविजन हो गया, दो मेन प्रोविजन। चलिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या था? ये फोकस था ज्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का, मतलब पावर इकट्ठा करके दे दिया जाए गवर्नर जनरल को। इसमें क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिएगा। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक। ये हम लोगों ने गवर्नर जनरल वाले वीडियो में भी पढ़ा है। ही वॉज गिवन लेजिस्लेटिव पावर। उसको कानून बनाने के लिए, कानून को बनने के लिए उसमें उसको कुछ ताकत दिया गया ओवर द इंटायर इंडिया इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स के साथ पूरे भारत का जो कानून बनाने का अधिकार आपको गवर्नर जनरल को दे दिया गया। मतलब अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सारा पावर गवर्नर जनरल में डाला जा रहा है। The company lost the status of a commercial body and was made purely an administrative body। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई थी कमर्शियल बॉडी यानी ट्रेड करने के लिए, अब उससे कमर्शियल बॉडी का स्टेटस खो करके अब उसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी भारत पे कंट्रोल करना है। ट्रेड तो करना ही है, लेकिन उससे ज्यादा अब इंपॉर्टेंट हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन, आपको प्रशासन करना है लोगों पर, है ना। तो कंपनी पे अब ज्यादा दबाव इस चीज के लिए आ गया। ए लॉ कमीशन वाज सेट अप टू कंसोलिडेट एंड कोडिफाई इंडियन लॉज। यानी एक लॉ कमीशन को बनाया गया जो कंपाइल करे और बनाए भारत के संदर्भ में कानून को बनाने की जिम्मेदारी दी गई। 1813 का चार्टर एक्ट। फिर आइए चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या कहा गया? ड्यू टू वास्टनेस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, द डिमांड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन इंक्रीज नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन ब्रिटेन। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वाज इनेक्टेड। क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर भारत में इतना फैल चुका था और इतना बड़ा हो चुका था कि अब सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड
का विरोध हो रहा था कि गवर्नर जनरल में ही सारी चीजों को ना डाला जाए। और ये सिर्फ न सिर्फ भारत में ये बात उठा, बल्कि ब्रिटेन में भी ये बात हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन करिए, सारी चीजों को सेंट्रलाइज मत करिए पावर्स को गवर्नर जनरल में। तो इसके तहत क्या हुआ, इट ब्रॉट आउट सेपरेशन इन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, यानी गवर्नर जनरल काउंसिल के फंक्शंस को अलग अलग किया गया। लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग, कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी उनके ऑफिशियल्स का वर्क करना अलग किया गया गवर्नर जनरल के काउंसिल का। जो उनकी काउंसिल हुआ करती थी, जो मेंबर्स और भी मेंबर्स होते थे, उनके फंक्शंस को अलग अलग किया गया, सेपरेट किया गया। लेजिस्लेटिव कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स का काम होना। फिर एक्सेस टू कम्पीट, सिविल सर्विसेज पहली बार भारतीयों के लिए शुरू किया गया। लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 मेंबर्स were provided in central legislative council, यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 ऐसे मेंबर होंगे जो स्थानीय जगह लोकली चुन करके कोई भी आएगा। फिर आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये यहाँ 1858 में का मतलब ये है क्योंकि 1857 का रिवॉल्ट हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे और एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ थे लोग, इस कारण से 1857 का रिवॉल्ट आया। तो मेजर चेंजेस करने की बात हुई। तो क्या था, इंडिया वाज टू बी गवर्न्ड बाय एंड इन द नेम ऑफ क्राउन थ्रू वाइसरॉय हु वुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन इन इंडिया। यानी सबसे पहले कि वाइसरॉय, गवर्नर जनरल का पोस्ट को बनाया रखा गया, लेकिन अब गवर्नर जनरल ना बोल करके उसे वाइसरॉय बोला गया। वाइसरॉय क्यों, क्योंकि वाइसरॉय इन ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था इंडिया में। पहले गवर्नर जनरल क्या था, वो तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का हाईएस्ट ऑफिशियल होता था। लेकिन अब वाइसरॉय जब कह दिया गया तो ब्रिटिश क्राउन का वो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में। तो पहले वाइसरॉय कौन हुए इंडिया में, लॉर्ड कैनिंग। फिर दूसरा प्रोविजन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वेयर एबॉलिश्ड, खत्म कर दिया गया। वेयर एबॉलिश्ड, ट्रांसफरिंग ऑल द पावर कहां भेज दिया गया, ब्रिटिश क्राउन में। अब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रूल कर रही है, नो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ए न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज क्रिएटेड विद अ 15-member काउंसिल इंडिया टू असिस्ट इन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यानी एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, आपको एक नया पद जारी किया और उसकी मदद के लिए 15 मेंबर्स काउंसिल उसके मदद के लिए तैयार किया गया। The major focus of the act was an administration in India. It was the first step to associate Indians into the legislation. तो इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 में क्या था कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और साथ में 15 मेंबर काउंसिल में जो थे उसमें कुछ इंडियंस को भी सबसे पहली बार से इंक्लूड करने की बात की गई। द एक्ट प्रोवाइडेड दैट द वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी वाइसरॉय को ये जिम्मेदारी दी गई कि कुछ आप इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल करा सकते हैं, ये वाइसरॉय को जिम्मेदारी दे दी गई। तो पहली बार भारतीय भी अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल हो रहे हैं। द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी वेर रिस्टोर्ड, इसे भी स्थापित किया गया, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और बॉम्बे के भी लेजिस्लेटिव पावर को भी स्थापित किया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब, यानी अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी एस्टैब्लिश किया गया बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में भी। वाइसरॉय वाज empowered to issue ordinance during an emergency without the concurrence of the legislative council, यानी अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर सेशन में नहीं है, आज की तरह जैसा हाउस रनिंग नहीं होता है, तो उस समय बगैर काउंसिल के सुझाव, बगैर काउंसिल के मशवरे के, उनके एडवाइस के बगैर भी वाइसरॉय ऑर्डिनेंस पास करा सकता है, यानी अध्यादेश। यानी प्रेसिडेंट क्या करते हैं, देखिए कोई भी आदेश पारित होने के लिए सही नियम क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, है ना। कानून तभी बनता है, लेकिन जब दोनों हाउसेस सभा में सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट उस समय जारी करते तो अध्यादेश कहलाता है, ठीक है ना, आधा आदेश। क्यों, क्योंकि 6 महीना के अंतर्गत आपको सेशन जब चलेगी दोबारा हाउसेज, लोकसभा, राज्यसभा, तो वहां पास करा के उस कानून पर सहमति लेना पड़ता है। तो उसी तरह ऑर्डिनेंस की बात हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। चलिए इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 देखते हैं। द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर वाज इंक्रीज्ड इन बोथ द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी सेंटर में जैसे आज लोकसभा, राज्यसभा होता है और स्टेट में स्टेट असेंबली होता है, विधानसभा, उसी तरह वो पुराना जो व्यवस्था था, वो पुरानी व्यवस्था अंग्रेजों के टाइम में सेंटर में लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेंबर जो वाइसरॉय
चुन के भेज सकता था, अपने तरफ से नॉमिनेट, इलेक्शन का जरूरत नहीं, नॉमिनेट करके भेज सकता था, उसको इंक्रीज किया गया। द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इंक्रीज which gave the member to right to ask or discuss the budget on the budget matter, यानी पहली बार भारतीय भी अब सदन में, लेजिस्लेचर में किसी मुद्दे के ऊपर सवाल कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे और बजट मैटर पर भी बात कर सकते थे, है ना, डिस्कस कर सकते थे बजट मैटर पर। इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, मॉर्ले कौन हुए, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हुए, मिंटो कौन हुए, लॉर्ड वायसरॉय हुए, मिंटो उस समय के। द नंबर ऑफ मेंबर इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज, इसमें और बढ़ाया गया, सेंटर ऑफ प्रोविंशियल यानी केंद्र में और प्रांतों में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहां पे और संख्या बढ़ाई गई लोगों का। इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर, यानी वाइसरॉय और गवर्नर जो अलग अलग जो प्रेसिडेंसी के हैं वहां के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों का और एसोसिएशन बढ़ाने की बात की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज ए लॉ मेंबर, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने ज्वाइन किया, सबसे पहले लॉ मेंबर के तौर पर ज्वाइन किया वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज था इंडिया काउंसिल एक्ट में वो था कि उन्होंने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की कि मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ अपने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट करेगी, वहां मतलब नहीं कि और कोई कम्युनिटी रहती है या नहीं रहती। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट 1990, इसे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, चेम्सफोर्ड आपको वाइसरॉय होंगे। ये तय किया, ये बनाया गया था ताकि बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेंटर में, है ना, जिसमें कि दो हाउसेस होंगे, पहला काउंसिल ऑफ स्टेट होगा जिसे अपर हाउस कहते हैं, आज के समय आप इसे राज्यसभा कहते हैं, और दूसरा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होगा जिसे लोअर हाउस उस समय कहते थे, आज के समय लोकसभा कहते हैं। ये दोनों स्थापित कर दिया गया। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वेर डिमार्केटेड एंड सेपरेटेड, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट किस पर कानून बनाएगी, प्रोविंशियल जो प्रांतीय लेजिस्लेचर है वो किन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाएगी, दोनों को चिन्हित करके अलग अलग किया गया। ध्यान रखिएगा यहाँ पे डायरकी सिस्टम इंपॉर्टेंट है। द प्रोविंशियल सब्जेक्ट वे फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, जो प्रांतों के प्रोविंशियल के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं वो जिस सब्जेक्ट पे कानून बना सकते थे उनको भी दो हिस्से में डिवाइड कर दिया गया। पहला ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो उनके पर दिया जाएगा, उनको जो सब्जेक्ट दिया जाएगा, दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट जो उनके लिए ही है। ये दो सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया। इसमें कई विषय होते हैं जिस पर कानून प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बना सकती थी कानून। द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड नो से इन द लेटर, दिस वाज नोन एज सिस्टम ऑफ डायरकी। यानी सिस्टम ऑफ डायरकी क्या है, यानी दो हाउसेस का बनना, डुअल हाउसेस, दो ऐसी हाउसेस जो आपको डिसीजन मेकिंग करती है, तो ये आपको बनाया गया था। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज फर्दर एक्सटेंडेड टू, जो मुस्लिम्स के लिए तय किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट, अब वो बढ़ा करके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत सिखों को दिया गया, इंडियन क्रिश्चियंस को दिया गया, एंग्लो इंडियन जो यूरोपियंस रह रहे हैं और जो क्रिश्चियन धर्म को अपना लिए उनको भी दिया गया, ताकि डिवाइड एंड रूल और उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए दिया गया। जब सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग वोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन में उतर सकते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टैट्यूटरी कमीशन, एक ऐसा कमीशन जो कि लॉ के द्वारा बनाया गया था, लॉ के सम्मत बनाया गया था, टू रिपोर्ट द वर्किंग ऑफ द एक्ट एवरी 10 ईयर, 10-10 साल पर क्या प्रगति हो रही है इस पर ये रिपोर्ट तैयार करते थे। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है, इसमें प्रोविजन भैया देख लेते हैं। पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट वर डिवाइडेड इनटू टर्म्स ऑफ फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तीन हिस्से में लिस्ट को डिवाइड कर दिया गया, जो आज के समय हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में देखते हैं। ये 1935 की व्यवस्था है। पहले बस नाम चेंज था कि फेडरल लिस्ट था, प्रोविंशियल लिस्ट था और कॉन्करेंट लिस्ट था। ये सेंटर और स्टेट में क्लियरली डिवाइड कर दिया गया कि फेडरल लिस्ट पर फेडरल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, प्रोविंशियल लिस्ट पर प्रोविंसेस जो आज के समय स्टेट लिस्ट होता है कानून बना सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों यानी सेंट्रल और प्रोविंशियल यानी आज के समय स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट पर। डायरकी इन द प्रोविंसेस वाज एबॉलिश्ड, यानी डुअल हाउसेस जो थी आपको प्रोविंसेस में, हर प्रांतों में जो डुअल हाउसेस था वहां खत्म करके सिंगल हाउस कर दिया गया।
Diarchy was adopted at the center with transferred and reserved subjects such as defense, administration of tribal areas etc. यानी डायरकी सेंटर में लाया गया। जैसे आज हम लोग देखते हैं ना लोकसभा राज्यसभा 2 हाउसेज, वही चीज जो पुराने समय में डायरकी कहा जाता था, डुअल हाउसेज, वो सेंटर में लाया गया और ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट को सुरक्षित रखा गया, जिसका उदाहरण ये है जिस पर सेंटर गवर्नमेंट कानून बना सकती है ट्रांसफर रिजर्व पर। द लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी were made bicameral यानी ये उसी समय से bicameral यानी 2 हाउसेज हैं। सोच लीजिए 1935 के एक्ट के बाद से ही इतने जगह के प्रोविंसेस का बाइकैमरल था, कुछ जगहों ने फिर बाद में खत्म कर लिया, लेकिन इतने जगह पे है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टेड ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। यही बता रहा है कि जिस स्टेट में बाइकैमरल होगा वहां पे विधान परिषद और विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसके मेंबर एमएलसी होते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसके मेंबर एमएलए में विधायक होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सटेंडेड टू डिप्रेस्ड क्लास। अब देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 से चला और फर्दर जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत अब डिप्रेस्ड क्लास जो निचले वर्ग हैं हिंदुओं में उसको भी देने की बात हुई, वुमेन्स को अलग देने की बात हुई, वर्कर्स को, मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे ये देते ही जा रहे हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ 1935 के एक्ट के बाद। आइए फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये द एक्ट फॉर्मलाइज द लॉर्ड माउंटबेटन प्लान रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था। एक्ट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट और सोवरेन, यानी किसी प्रेशर विदाउट एनी एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर एकदम फ्री नेशन के तौर पे इंडिया को क्रिएट किया गया। अगस्त 15, 1947 से इंडिया आजाद हो जाएगा। प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, 2 हिस्से में डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, 2 अलग अलग हिस्से हो जाएंगे। ऑफिस ऑफ वाइसरॉय को खत्म कर दिया जाएगा और गवर्नर जनरल वाज टू बी अपॉइंटेड इन ईच ऑफ डोमिनियन, यानी दोनों डोमिनियन में गवर्नर जनरल का पोस्ट तब तक से रहेगा जब तक कि वहां पे नई सरकार चुन करके कोई अपना नया व्यवस्था ना कर ले। Of a constituent assembly of the 2 dominion were to have power to legislate for their respective territories, यानी अपने क्षेत्रों के लिए वहां के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो दोनों देशों के, उनको इतना ताकत है कि वो कोई भी कानून बना सकती है, अपने टेरिटरीज तक में अपने क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। प्रिंसली स्टेट को फ्री कर दिया गया कि वो दोनों डोमिनियन में से, यानी भारत में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े, पाकिस्तान से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े, या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट रहे। इसी क्रम में कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद अलग रहा, बाद में भारतीय सेना की मदद से इन्हें जोड़ दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट तक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इन एक्ट के कुछ मेजर प्रोविजंस के बारे में हम लोग पढ़े, हम लोगों ने समझने की कोशिश किया। ये एक्ट होल सोल सारी बातों को समझा देता है और इस तरह से आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। ध्यान रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपको किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आई होप यहां तक आपका सारा क्लियर होगा। वीडियो पॉज करके देखिए, पढ़िए, एंजॉय करिए। ये इनक्रेडिबल इंडिया का पार्ट है, हमारे ग्लोरियस हिस्ट्री है, किस तरह से हम लोगों ने आजादी प्राप्त की। इस तरह से फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक से जय हिंद एवरीवन।